हेलो एंड वेलकम। तो आज फिर मैं आपके लिए एक नया मॉक टेस्ट साइंस बेस्ड जो कि है वो लेकर आया हूँ और मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को पूरा देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि ब्लेड ऑफ विंड मिल पोजेसेस डैश हैंस दे आर टर्न्ड बाय अ फास्ट विंड। ठीक है, तो जब भी मतलब विंड मिल इस तरह की रहती है तो उसके ऊपर क्या लगते हैं, ब्लेड लगे होते हैं। तो उन ब्लेड पे जब हवा टकराती है तो कौन सी फोर्स उसके ऊपर लगती है या किस फोर्स की वजह से वो मूव करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी फोर्स लगती है, पोटेंशियल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डार्क स्किन मैन एक्सपीरियंसेस डैश एज कंपेयर्ड एज अ फार स्किन मैन। ये होगा लेस हीट लेस कोल्ड। एक क्वेश्चन है कि जब इंसान ज़्यादातर धूप में काम करता है तो उसकी स्किन के ऊपर ब्लैकपन आ जाता है। तो वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है एक तरह के स्पेशल तरह के टिश्यू की वजह से, जिनको मेलानिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेलानिन। याद रखें, मेलानिन टिश्यू ब्लैकपन लाते हैं और ये हमें यूवी रेज से या तेज़ किरणों से सूरज की बचाते हैं एक प्रोटेक्टिव कवरिंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक कंप्लीट एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाट इज सर्किट। सर्किट होता है क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ। दो वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, एक क्लोज्ड और दूसरा कंटिन्यूस्ड। और ये पाथ भी रहेगा, पाथ किसका? लाइट का पाथ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब मेरी बात याद रखें, इसका आंसर तो स्विच है। ठीक है, अब स्विच काम क्या करता है? स्विच एक की का काम करता है। जैसे आपने कहीं ना कभी 10th तक सबने फिजिक्स पढ़ी है। की क्या होती है? की को फिजिक्स की लैंग्वेज में स्विच कहते हो। आज के वक्त में हम घरों में लेमैन लैंग्वेज में स्विच कहते हैं। की क्या करती है? ब्रेक करने में वायर को मदद करती है और जोड़ने में भी मदद करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू। किस टेम्परेचर पे दोनों की वैल्यू सेम रहती है? ये क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में देखा है, -40 डिग्री सेल्सियस आएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन एक्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। किसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो किसकी डायरेक्शन में काम करती है? नेट फोर्स। तो आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह सकते हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितनी वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हुई, तो वो भी कह सकते हो। दूसरी बात, इसके ऐसा यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द प्रिंसिपल यूज इन वर्किंग ऑफ एन एटम। किस तरह का प्रिंसिपल यूज करते हो एटम बॉम्ब की वर्किंग के लिए? सॉरी, एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर फिशन का इस्तेमाल होता है। किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है? न्यूक्लियर फिशन। आप पूछोगे क्या होगा इसमें? हम यूरेनियम को लेंगे और यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड करवाएंगे, यूरेनियम के न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड कराएंगे न्यूट्रॉन को, जिसकी वजह से यूरेनियम का हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होगा दो पार्ट में, एक बेरियम, दूसरा ब्रेक होता है क्रिप्टॉन में, और इसके साथ में प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती हैं। ठीक है, इतनी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनने में मदद करती है, और यही जो चार्ज है, यही जो एनर्जी है वो तबाही लाने में मदद करती है। तो ये है क्या? न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन होता है कि हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक करें, टू आर मोर देन टू स्मॉलर न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिशन। और इसमें एग्जांपल में मैंने आपको यूरेनियम की एग्जांपल दे दी, जिसे हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं या एटम बॉम्ब बनाते हैं। इसके कंपैरिजन में एक और छोटा सा कंसेप्ट आता है कभी कभी, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन की जगह क्या लिख दोगे? फिशन की जगह फ्यूजन हो जाएगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिशन का उल्टा है, जिसकी मदद से आप हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हो। क्या बनाते हो? हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हो। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब। और हाइड्रोजन बॉम्ब कितनी एनर्जी रिलीज करता है? 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप याद रखें। ठीक है, तो और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है क्या? जिसमें हम स्मॉलर छोटे छोटे न्यूक्लियस को जोड़ के एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द यूनिट
यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। सी की डेप्थ को मेजर करने के लिए फैथम यूनिट यूज़ किए जाते हैं, याद रखें। और सी में डेप्थ को नापने के लिए किस तरह की डिवाइस का यूज़ किया जाता है, वो है सोनार। किसका यूज़ करते हो? सोनार। ये सोनार और रडार नाम तो सुने होंगे। सोनार सोनार वेव पे काम करती है और ये हमें डेप्थ बताती है, और दूसरा हमें ये बताती है कि कितनी कोई चीज़ सबमरीन हमारी कंट्री के अंदर इंटर ना करे अंडर द वाटर। और रडार आसमान पे सेम तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म। इसका नाम भी सुना होगा। एस्टिग्मेटिज्म एक डिफेक्ट ऑफ विजन है। क्या है ये? डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जो इंसान की आँख की सिमेट्री खराब होने की वजह से, ठीक है, ये किसकी वजह से होती है? सिमेट्री खराब होने की वजह से ये होती है। और सिमेट्री किस तरह की? मतलब इंसान की आँख बराबर कर्व शेप में नहीं होती, इस वजह से ये काज होती है। और ठीक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो? सिलेंड्रिकल लेंस। इसमें जिस भी इंसान को एस्टिग्मेटिज्म बीमारी होती है वो सिलेंड्रिकल लेंस से ठीक होती है, और इसमें इंसान उसे कॉमा, फुल स्टॉप या फिर कोई सर्कल या किसी लाइन की शेप में वो उसे दिखेगा। ये क्लियर हुआ। और दो तरह डिफेक्ट और हैं, ठीक है, वो हैं, सबसे पहले आपके पास आता है मायोपिया। ये भी सुना और पढ़ा होगा, मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटनेस। क्या बोलते हो इसको? नियर साइटनेस कहते हो। नियर साइटनेस भी कहते हो, शॉर्ट साइटनेस भी कहते हो। इसको शॉर्ट साइटनेस भी कहा जाता है। इसमें इंसान को पास का साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता। तो आप कमेंट में आंसर करेंगे कि किस तरह का लेंस यूज़ किया जाता है मायोपिया के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है, वो है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसी का थोड़ा उल्टा है। हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है? इंसान को दूर का साफ दिखता है और पास का साफ नहीं दिखता। इस वजह से इसके दो नाम और पड़ते हैं, फार या फिर लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं, ठीक है, याद रखें। और तीसरा डिफेक्ट आता है प्रेस बायोपिया, ठीक है, ये भी सुना होगा आपने, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में ये ओल्ड एज में होता है। ये कब होता है? ज़्यादातर बूढ़ों को होता है, ओल्ड एज में। और इसमें दोनों डिफेक्ट होते हैं, ना तो दूर का साफ दिखता है ना पास का साफ दिखता है। और ठीक करने के लिए आप बाई कन्वेक्स फोकल लेंथ का इस्तेमाल करते हो। बाई कन्वेक्स फोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर तो सिलेंड्रिकल लेंस था, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू। लैम्बर्ट लॉ इल्यूमिनेशन के साथ रिलेट होता है। किसके साथ? इल्यूमिनेशन के साथ, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपका नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है इन अ बैटरी, ठीक है, बैटरी में, ठीक है, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? केमिकल एनर्जी। आप पूछोगे कैसे, वो भी बताता हूँ। और उससे पहले एक बात करते हैं, बैटरी। बैटरी क्या होती है? बैटरी सेल से बनती है, ठीक है। बैटरी किससे बनती है? सेल। आपने सुना होगा पुराने लोग टॉर्च को भी बैटरी कहते थे। रीज़न क्या था? क्योंकि जब हम सीरीज ऑफ सेल्स को, मतलब एक सेल, उसके आगे दूसरा सेल, फिर उसके आगे तीसरा, उसके बाद चौथा सेल, इस तरह के लाइन करके आप सेल को भी यूज़ करेंगे तो उसको भी बैटरी कहते हो। ऐसे ही बहुत सारे सेल जब इकट्ठे एक ही जगह पे यूज़ होते हैं तो उन्हें बैटरी कहा जाता है। याद रखें, व्हाट इज़ बैटरी। अब जो आपका क्वेश्चन था, देखो, ये आपके पास एक बैटरी है, तो बैटरी के बीच में आप क्या डालते हो भाई? केमिकल डालते हो। अब आपने इन्वर्टर लगाया और आपकी तारों से लाइट आई सीधा सीधा, तो बैटरी के टर्मिनल के साथ आपने इन तारों को जोड़ा हुआ था, है ना। तो उधर से जो लाइट थी वो लाइट जो है इसके अंदर स्टोर हुई। अब पहले क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें स्टोर हुई? केमिकल एनर्जी में। मतलब पहले बैटरी चार्ज कैसे होती है? चार्ज कैसे होती है बैटरी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में स्टोर होती है? केमिकल एनर्जी में। मतलब लाइट आई आपकी बैटरी में और केमिकल एनर्जी की फॉर्म में आपकी बैटरी के अंदर स्टोर होगी। फिर अगला काम शुरू होता है। फिर जब आप उसी बैटरी को यूज़ करना शुरू करते हो तो उल्टा हो जाएगा कि वो केमिकल एनर्जी वापस किस में जाना शुरू कर लेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे आप इस्तेमाल करना शुरू कर लोगे। इसके लिए उसके अंदर रेक्टिफायर यूज़ किए जाते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। आज का आपका ओली बोर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉन्गिट्यूडल मैकेनिकल वेव ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड एज।
उसे इंफ्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्या होता है ये आप कमेंट में बताएंगे, व्हाट इज अल्ट्रा साउंड। और दूसरा इस पे क्वेश्चन बनता है कि इंसान के सुनने की पावर कितनी है, एक इंसान के सुनने की कितनी क्षमता है, तो वो आएगा आपके पास 20 हज़ार से 20,000 तक आता है, या आप 20 किलो हज़ार तक कह सकते हो। ठीक है, याद रखें। और साउंड को मेजर किया जाता है हज़ार में और डेसिबल में भी। डेसिबल नॉइस के लिए यूज़ करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ स्टार आर मेजर्ड इन। स्टार का डिस्टेंस किस में मेजर करते हो, लाइट ईयर्स में मेजर करते हो। किस में मेजर करते हो, लाइट ईयर में मेजर करते हो। ठीक है, याद रखें। तो लाइट ईयर क्या होता है कि लाइट ने वैक्यूम क्या होता है, वो जगह जहाँ पर हवा ना हो, लाइट ने वैक्यूम में 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कि उसे कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। एक और होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्ट में उसे एयू कहते हैं। और एयू होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर के तक का डिस्टेंस, उसे क्या बोलते हो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हो। आगे है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था किसके किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। अब बात करते हैं व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। था क्या कि एक मेटल सरफेस के ऊपर जब आप लाइट फॉल करवाते हो तो वो इमिट करेगा, किसको इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन को। उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और जो चार्ज पास होगा उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इफेक्ट का नाम पड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू। ठीक है, अब देखो ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, ये मतलब कन्वर्शन प्रिंसिपल ही है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, होता क्या है कि ना तो आप एनर्जी को बना सकते हो, ना एनर्जी को तबाह कर सकते हो। ना एनर्जी को बना सकते हो, ना एनर्जी को तबाह कर सकते हो, बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हो। मीन कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब उसी की एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक मोटर है और इलेक्ट्रिकल जनरेटर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है, देखो इलेक्ट्रिकल मोटर, ये मोटर थी, इसको आपने तारों से क्या दी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इस मोटर के अंदर जो लाइट आपने दी, उसने उस लाइट की मदद से क्या किया, कोई मैकेनिकल काम किया। मैकेनिकल काम करने के लिए उसे किसकी इस्तेमाल करनी पड़ी, एनर्जी की। इस एनर्जी को आप बोलोगे मैकेनिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करती है, कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। और जो हमारे घरों के जनरेटर हैं जो यूज़ करते हो, वो जनरेटर एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर, दो तरह के होते हैं। एसी हो गया अल्टरनेटिंग करंट देने वाला, और डीसी डायरेक्ट करंट देने वाला, और एसी को डायनेमो भी कहते हैं। क्या बोलते हो, डायनेमो। ठीक है, अब एसी जनरेटर इसका उल्टा काम करता है। जनरेटर क्या करते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं, और उसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल काम में। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे जनरेटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रॉबर्ट कोच हैज़ इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, रॉबर्ट कोच जो है वो क्या यूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक छोटी सी चीज़ को कम से कम, इस छोटे से पॉइंट को भी 1500 टाइम बढ़ा करके बताएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो कम से कम 15 लाख टाइम बढ़ा करके बताता है। ठीक है, पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप थे, कौन से थे, कंपाउंड, जो आप लैब में यूज़ करते हो वो वाले माइक्रोस्कोप को क्या बोलते हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो उस स्कोप की अगर बात करूं तो माइक्रोस्कोप जो है ये क्या करते हैं, इतनी बड़ी इमेज नहीं कर सकते।
ठीक है, हमने सेल को डिस्कवर किया, सेल ढूंढा और सेल को पढ़ा। मगर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने डिस्कवर किया तो सेल के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबको हमने डिस्कवर किया। और इन सबको डिस्कवर करने के बाद इनके अंदर की चीज़ों को भी डिस्कवर करके हमें पता चला। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। देखो, ये मैंने पीछे एक मतलब मॉक टेस्ट में भी बताया था। तो एडहेसिव फोर्स क्या होती हैं, जैसे पानी है पाइप के अंदर से चल रहा है, या फिर आप जानते हो कि पानी प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम और फाइलम ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। तो वाटर जाइलम ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, वाटर और किसको, मिनरल को। प्लांट के अंदर जाइलम इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, एक तो वाटर, दूसरा मिनरल, इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। अब बात करते हैं जाइलम की। जाइलम के अंदर जब पानी नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर ले जाने में जो चीज़ मदद करती है उसे पुल कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुल। पता ही है, खींचा जाता है ना पानी ऊपर, इसे ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। इन शॉर्ट क्या बोलोगे इसको, ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है, ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। ट्रांसपायरेशन पुल पानी को ऊपर खींच रहा है, जस्ट वो ऊपर खींचेगा तो थोड़ी देर के लिए छोड़ता है, देन फिर खींचेगा सक करने में। तो थोड़ा जो टाइम रहता है तो उसमें पानी वापस नीचे ना आए, तो वो फोर्स, मतलब पानी के मालिक्यूल क्या करते हैं, जाइलम चैनल की वॉल को पकड़ के रखेंगे। ऐसे ही हमारे घरों में भी रहता है कि जब पानी ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो पानी के मालिक्यूल जिस चीज़ के साथ लगे होते हैं उसके साथ चिपक जाते हैं। तो किस फोर्स की वजह से चिपकते हैं, उसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। और जो फोर्स पानी के मालिक्यूल को, मतलब वाटर के मालिक्यूल को वाटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब वाटर को खींचेगा, वाटर का मालिक्यूल वाटर को खींचेगा, उसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर वाटर का मालिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर को खींचेगा उसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। आगे, इलेक्ट्रॉन इन गुड कंडक्टर्स आर लूजली बाउंड, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 बैरल ऑफ ऑयल डैश लीटर्स, एक बैरल जो होता है वो कितना लीटर होता है ऑयल वाला, वो 159 अप्रोक्सीमेटली 159 लीटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इफ़ अ बार मैग्नेट इज कट, ठीक है, लेंथ वाइज, अगर उसे लेंथ वाइज कट करोगे इनटू 3 पार्ट में, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पोल, कितने होंगे, 6। ठीक है, ये तो सारे जानते हैं कि एक बार मैग्नेट, ठीक है, कोई भी मैग्नेट हो या बार मैग्नेट हो, उसके 2 पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं उसके, 2 होते हैं। कितने पोल होंगे, 2। एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। हमेशा मैग्नेट 2 पोल में एग्जिस्ट करता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। अगर एक मैग्नेट को मैंने 3 पीसेस में कट कर लिया तो उसके 3 नॉर्थ होंगे और 3 साउथ, टोटल पोल कितने हुए, 6। क्लियर, आगे चलिए। इफ़ द बॉडी इज हॉलो देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज आउटसाइड द मटेरियल, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इज इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज, याद रखेंगे आप। ठीक है, याद रखें, अगर टेम्परेचर रूम का बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन समर द मिराज, मिराज जो है एक इल्यूजन है जो काज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। इसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, याद रखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यही इसका आंसर भी है। ठीक है, तो याद रखें मिराज होता क्या है, मिराज इल्यूजन है जो दूर से आपको पानी दिखेगा, और ये पानी कहाँ दिखता है, जहाँ पानी नहीं मिलता, मीन डेजर्ट में। डेजर्ट में दूर से आपको ऐसा दिखेगा कि पानी है, मगर पास जाओगे तो पानी नहीं होगा, उसे मिराज कहते हैं, और वो इसी वजह से होता है। और डायमंड भी जो है इसी कंसेप्ट की वजह से डायमंड जो है ब्रिलियंस दिखता है। कौन ब्रिलियंस दिखता है, डायमंड। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो आजकल आप यूज़ करते हो ऑप्टिकल फाइबर, कौन सी फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, उसमें भी इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम द विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेड की होती है। तो आप कमेंट करोगे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किस कलर की होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किस कलर की होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो रेड हुआ, और शॉर्टेस्ट आप बताएंगे कमेंट में। व्हाट इज स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम होता है अरेंजमेंट ऑफ कलर,
रेनबो बनता है। तो रेनबो भी एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, अरेंज्ड होते हैं सारे के सारे कलर, ठीक है, एक पैटर्न में, ठीक है, एक पैटर्न में अरेंज हुए कलर को आप स्पेक्ट्रम कहते हो, ठीक है। आगे, इन विच मीडियम साउंड ट्रैवल फास्टर, ठीक है, ध्यान से सुनना। साउंड जो है ट्रैवल करेगी सबसे ज़्यादा फास्ट किस में, सॉलिड में, उससे कम किस में करती है, लिक्विड में, ठीक है, और सबसे कम लिक्विड में नहीं, लिक्विड सरफेस के ऊपर, याद रखना, और सॉलिड भी नहीं, सॉलिड सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो सॉलिड उससे कम करती है किस में, गैस में। अब देखो, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो जो मैं बात कर रहा हूँ तो गैस के थ्रू जा रही है, ठीक है, मगर अगर आप सॉलिड सरफेस के ऊपर से बोलोगे ना तो साउंड जल्दी ट्रैवल करती है, क्योंकि साउंड को तो मीडियम चाहिए, जितना अच्छा मीडियम होगा उतनी जल्दी ट्रैवल करेगी। हवा की स्पीड कम है, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर गैस की वजह से कम रहेगा और सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और बात आएगी, साउंड को, साउंड के एसआई यूनिट डेसिबल भी होते हैं, कब, जब पोल्यूशन की बात करेंगे। अनवांटेड साउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉइस कहते हैं, नॉइस, याद रखें, अनवांटेड साउंड जो होती है उसे क्या कहा जाता है, नॉइस कहा जाता है। इन विच मीडियम साउंड ट्रैवल फास्टर, जस्ट अभी पढ़ लिया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंसेक्ट कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट स्निकिंग ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, 11th में आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन, ठीक है। ये पानी हमेशा सरफेस टेंशन इख्तियार करता है क्योंकि वो कम से कम एरिया लेने की कोशिश करता है और पानी के मालिक्यूल को खींचते हैं। जस्ट अभी बताई थी एक फोर्स, जिस फोर्स को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और दूसरा सरफेस टेंशन, जिस वजह से जो बारिश भी होती है वो ड्रॉप की फॉर्म में नीचे गिरती है और फोग भी किसकी फॉर्म में नीचे गिरती हैं, ड्रॉप की फॉर्म में गिरती हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वार प्रपोज्ड बाय फेरेडे, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 12th की केमिस्ट्री में दिए गए थे फेरेडे लॉ, ठीक है, वो फेरेडे ने दिए, ठीक है। उसके बाद 11th में भी, सॉरी 12th में फिर से आते हैं आपके पास फेरेडे लॉ, वो क्या कहते हैं उसे, फिजिक्स में भी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लाइट ट्रैवलिंग, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, लाइट की है, ठीक है, याद रखें। अच्छा, व्हाट इज़ यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट जल्दी गर्म हो जाते हैं तो ठंडा कर रखने के लिए उन्हें किसमें, उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हो, वाटर का इस्तेमाल करेंगे। आप कमेंट करेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे पाया जाता है, पहला, और जो न्यू है वो कहाँ पर है। आगे, नेचर ऑफ साउंड वेव इज, साउंड वेव का नेचर लॉन्गिट्यूडनल होता है, क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। तो एक फर्मी यूनिट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी बेसिक एसआई यूनिट आर देयर, ठीक है, कितने बेसिक यूनिट हैं, 7 हैं। देखो, पहले हम अलग अलग तरह के यूनिट्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, हर कंट्री अलग अलग तरह के यूनिट्स का इस्तेमाल करते थे। पहले आता था CGS, सेंटीमीटर लंबाई के लिए, ग्राम वेट के लिए, टाइम के लिए सेकंड। फिर एक आया MKS, जिसमें मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, मीटर तो लेंथ हुआ, वेट हुआ और टाइम का हो गया। फिर एक और आता था जिसे FPS कहते थे, फीट या फुट, पाउंड और सेकंड, लंबाई, वज़न और टाइम के लिए, ठीक है। सब कंट्रियों में अलग अलग तरह के यूनिट यूज़ होते थे। फिर एक नई ऑर्गेनाइजेशन का आज़ाद हुआ जिसे SI यूनिट कहते हैं। SI यूनिट की बात जब आई तो इसने 7 फंडामेंटल यूनिट दिए, कितने दिए, 7 फंडामेंटल यूनिट दे दिए, ठीक है। तो 7 थे और 2 सॉलिड वाले दे दिए, ठीक है, एक रेडियन आता है और दूसरा स्टी रेडियन आता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच अ ट्रांसफार्मर वर्क, किस प्रिंसिपल के ऊपर ट्रांसफार्मर काम करता है, ये ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, याद रखें। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, जस्ट अभी बताया था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पीछे मैं बता कर आया हूँ कि ज़मीन और सूरज के सेंटर, मतलब ज़मीन के सेंटर से सूरज के सेंटर तक के डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आवर बॉडी या योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू लाई डाउन ना ग्राउंड, याद रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ये बनती है ड्यू टू
पोजीशन, मतलब इंसान की पोजीशन या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसमें आएगी उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे छत पे खड़े हो तो आपके हाथ से पेन या कुछ चीज़ गिरेगी नीचे, तो आपने फोर्स तो लगाई नहीं, खुद नीचे गिरी, तो किसकी वजह से गिरती है? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो अगर इंसान ज़मीन पे लेट जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32 फॉरेनहाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा एमसीक्यूज आपके लिए अच्छे से लेकर आऊँगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना भी मत भूलें, लाइक भी करना।